सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आंसर राइटिंग, दैट इज मेंस प्रिपरेशन। इस मेंस की प्रिपरेशन करने के लिए आपको चाहिए कंटेंट जिसमें अच्छे एग्जाम्पल्स भी हो। फिर उसके बाद आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कितनी है, एंड थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। अगर आप कंफ्यूज्ड हैं और आपको नहीं पता कि मेंस की प्रिपरेशन कैसे करते हैं, सो जॉइन मी एंड अंडरस्टैंड एंड लर्न हाउ टू डू इट। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, इन वीडियोस में हम जो न्यूज़पेपर में थीम्स डिस्कस की जाते हैं, जो आर्टिकल्स डिस्कस करे जाते हैं विद रिस्पेक्ट टू द एग्जाम, उनके रिलेटेड हम कंटेंट आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना सीखेंगे। सो आज हम एनवायरनमेंट पे एक छोटी सी थोड़ी लंबी सी वीडियो होगी जिसमें हम 3-4 टॉपिक डिस्कस करेंगे, एंड आपको चाहिए एक आंसर शीट एंड प्लेन वाइट शीट एंड अ पेन, ताकि इवन दो अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हो, पर आप जब इस वीडियो को एंड करें तो आप बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग और बहुत सारे पॉइंट्स के साथ जाएं। और आई होप दिस विल हेल्प यू इन योर मेंस प्रिपरेशन, एंड लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो अगस्त मंथ इन द ईयर 2025 न्यूज़पेपर में वाटर हायसिंथ को डिस्कस करा गया। वाटर हायसिंथ एक इन्वेजिव एलियन स्पीशी है, एंड इसके बारे में आपने इन्वायरमेंट में पढ़ा होगा, ठीक है। और अगर नहीं भी पढ़ा है तो जब भी आप एनवायरनमेंट को कंटेंट कवर करेंगे यू विल लर्न इट देयर। तो मैं आपको आंसर राइटिंग वाले एस्पेक्ट से समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि अभी रिसेंटली वाटर हायसिंथ एक इकोलॉजिकल इकोनॉमिक गवर्नेंस चैलेंज आया है इंडिया में, स्पेशली हमारे इनलैंड वाटर्स में। तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा, रीजन स्पेसिफिक फ्रेमवर्क क्या होगा, और उसको मैनेज कैसे कर सकते हैं हम। तो स्पेशली पहले तो इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए आपको एक इंट्रोडक्शन चाहिए। इंट्रोडक्शन में आप बता सकते हैं कि वाटर हायसिंथ जो है एक इन्वेजिव एलियन स्पीशी है। दूसरी चीज़ जो आप अपने इंट्रोडक्शन में इंक्लूड कर सकते हैं, वो बता सकते हो कि ये इंट्रोड्यूस करा गया था ड्यूरिंग कॉलोनियल एरा, फॉर व्हाट पर्पस, ऑर्नामेंटल पर्पस, डेकोरेशन के लिए, और अभी रिसेंटली ये इनलैंड वाटर्स में स्प्रेड हो चुका है। अगर आपकी मेमोरी बहुत अच्छी है और आपको लगता है कि आप याद कर सकते हो, तो आप इसका साइंटिफिक नेम भी याद कर सकते हो, ठीक है। दिस इज व्हाट वी आपको इंट्रो के लिए चाहिए। और अगर आप कुछ बेटर जानते हो तो डू शेयर विद अस। अब इसके इकोनॉमिक चैलेंजेस क्या होंगे, किसी भी चीज़ के इकोनॉमिक चैलेंजेस सेम ही होंगे, ठीक है। अभी ये कोई भी चीज़, अभी ये क्या है, ये एक डिस्ट्रप्शन का काम कर रहा है जिसके कारण गवर्नेंस में प्रॉब्लम आ रही है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम आ रही है। तो पहले तो जब वाटर हायसिंथ पानी में फैल रहा है तो उससे हमारी एग्रीकल्चर डिस्ट्रप्शन देखने को मिल रही है। तो केरला का राइस बाउल फार्मर वहाँ पे ज़्यादा टाइम और एनर्जी अब केनाल साफ कराने में लगा रहे हैं रादर देन जस्ट फोकसिंग ऑन क्रॉप। तो इससे हमारी एग्रीकल्चर डिस्टर्ब हो रही है। दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि हमारी फिशरीज जो है ब्लॉक्ड है। तो बेसिकली क्या होता है, ये वाटर ग्राउंड पे फैल जाता है, और जब ये फैल जाता है तो वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल गिरने लग जाता है। ऑक्सीजन लेवल गिरने से फिश ब्रीडिंग ग्राउंड्स जो है वो ब्लॉक हो जाते हैं, जिसके कारण ट्रेडिशनल फिशिंग लाइवलीहुड जो है इम्पैक्ट होता है। थर्ड थिंग इज टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्टेशन डिक्लाइन। जब इनलैंड वाटरवेज ही हमारे ब्लॉक्ड होंगे तो टूरिज्म कैसे आएगा, ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगी, तो ये अनदर पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट इज कि जो हायसिंथ मैट्स हैं वो मिथेन लेवल को या मिथेन इमिशंस को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देते हैं, और मिथेन यू नो ऑलरेडी इट इज़ अ ग्रीन हाउस गैस। नेक्स्ट इज व्हाट आर द गवर्नेंस चैलेंज। अब इससे हमारी गवर्नेंस पे क्या असर पड़ेगा, मे बी एथिक्स पे आपको एक केस स्टडी आ जाए जहाँ पे बताया गया है कि आपकी डिस्ट्रिक्ट में वाटर हायसिंथ की प्रॉब्लम आ चुकी है, तो आप क्या करोगे या क्या चैलेंजेस आप फेस करोगे। तो यू नीड टू नो दिस। पहला तो फ्रेगमेंटेड मैंडेट वीकन्स अकाउंटेबिलिटी। बेसिकली डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का भी लगा लो कुछ ना कुछ रोल है, उसके बाद फिशरीज वालों का कोई रोल है, मरीन वालों का कुछ रोल है। तो फ्रेगमेंटेड मैंडेट जो है अकाउंटेबिलिटी को वीकन करता है। लिमिटेड अर्ली वार्निंग, लिमिटेड डेटा ऑन न्यूट्रिएंट सोर्स, हमें नहीं पता न्यूट्रिएंट्स कहाँ से आ रहे हैं, वी डोंट नो कि उस एरिया के बारे में ज़्यादा, तो ऑब्वियसली वी दिस इज अनदर चैलेंज। थर्ड स्टेट इज रीजन इज कि इंटरस्टेट वाटर में कोऑर्डिनेशन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। एंड स्मॉल क्वेश्चन फॉर यू कि इंटरस्टेट ट्रिब्यूनल बोल रही हूँ, इंटरस्टेट काउंसिल का कौन सा आर्टिकल है। इफ यू नो दिस कमेंट इन द डाउन, कमेंट डाउन। फोर्थ इज डिस्पोजल ऑफ हार्वेस्टेड बायोमास रिमेन्स अनमैनेज्ड। तो हार्वेस्टेड बायोमास हम मैनेज नहीं कर पा रहे, ठीक है। नाउ वेट अ मिनट,
just pause this video and write 2 governance challenge and write 2 economic challenges. I know you can do it. 2 economic challenges लिखो, 2 governance challenges लिखो. Even I am going to do that. गवर्नेंस बाद में लिखते हैं, पहले इकोनॉमिक लिखते हैं क्योंकि ऑब्वियसली गवर्नेंस हमें याद होगा. इकोनॉमिक में एक प्रॉब्लम क्या हमने डिस्कस करी थी, एग्रीकल्चर को प्रॉब्लम आ रहा है, एग्रीकल्चर डिस्ट्रप्शन हो रहा है. एग्रीकल्चर डिस्ट्रप्शन में आप एग्जांपल दे सकते हैं फिशरी बाउल ऑफ केरला, राइट. सेकेंड प्रॉब्लम क्या है हमें एग्रीकल्चर में, सॉरी इकोनॉमिक में क्या प्रॉब्लम आ रहा है कि हमारा टूरिज्म सेक्टर इम्पैक्ट कर रहा है. ठीक है, कैन यू थिंक ऑफ अनदर पॉइंट, इकोनॉमिक चैलेंजेस क्या आ रहे हैं हमें. देन मूविंग ऑन टू गवर्नेंस. गवर्नेंस में एक प्रॉब्लम ये है कि फ्रेगमेंटेड मैंडेट है. लैक ऑफ डेटा किस रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू न्यूट्रिएंट्स. ठीक है, एंड अनदर, सो आई थिंक इट हेल्प यू लॉट. एक बार रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से. जस्ट एक एग्रीकल्चर डिस्ट्रप्शन हो रहा है, फिशरीज कोलैप्स हो रही है, टूरिज्म और ट्रांसपोर्ट सेक्टर डिक्लाइन कर रहा है, और ग्रीन हाउस गैस एमिशन काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, और ग्रीन हाउस से हमारी ओवरऑल जो जीडीपी है उस पर इम्पैक्ट आता है. ठीक है, गवर्नेंस में क्या है, फ्रेगमेंटेड मैंडेट है, हमारे पास अर्ली वार्निंग सिस्टम नहीं है, डेटा नहीं है, इंटरस्टेट वाटर मिल कोऑर्डिनेशन नहीं है, और हार्वेस्टेड बायोमास अनमैनेज्ड है. ठीक है, अब व्हाट आर द मेजर्स टू टैकल द प्रॉब्लम. अब मैं इन जनरल लेकर आई हूँ, पहले हम इन जनरल समझेंगे. 1 पॉइंट अकाउंटेबिलिटी की जरूरत है. प्रॉब्लम में हमने क्या बोला कि फ्रेगमेंटेड मैंडेट है जिसके कारण अकाउंटेबिलिटी वीकन हो रही है. इसका सोल्यूशन क्या है, इसका सोल्यूशन यह है कि आप 1 पॉइंट अकाउंटेबिलिटी कर दो, एक सिंगल नोडल अथॉरिटी बना दो जो सब कुछ के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, एनफोर्समेंट वो करेंगे, अकाउंटेबल वो रहेंगे लोगों को. तो वी नीड 1 पॉइंट अकाउंटेबिलिटी. सेकेंड इज रिमोट सेंसिंग सर्वे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ताकि हम वीड स्प्रेड को देख सकें, समझ सकें. ठीक है, थर्ड इज कि लेक हेल्थ रिकॉर्ड्स बनाएं जहाँ पे हमें पता चले कि लेक में फॉस्फोरस लेवल कितना है, नाइट्रोजन लेवल कितना है, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन लेवल कितना है, वाटर क्लैरिटी कितनी है. फोर्थ, पब्लिक ग्रीवियंस पोर्टल बनाओ जहाँ पे हम ब्लॉक्ड जो भी कैनाल्स हैं, जो भी लेक्स हैं, उनका डेटा हो, जहाँ पे पब्लिक अपनी कंप्लेंट डाल सके, फिर उन पे क्या एक्शन लिया गया है और उसकी ग्रोथ कितनी लिमिट करी गई है, वो सब हम देख सके एक सिंगल पोर्टल पे, राइट. देन हमें सर्कुलर इकोनॉमी प्रमोट करनी होगी. हायरसेंस से हम बायोगैस प्लांट्स को कैसे बायोगैस प्लांट्स में कैसे यूज़ कर सकते हैं उसको समझें. एंड द सिक्स्थ इज कि हम कम्युनिटी, एकेडमी और जो एक्सपर्ट्स हैं उनके बीच में एक कोलैबोरेशन लाए. एग्जाम्पल असम डीपोर बिल. ठीक है, जल्दी से एक सांस में 6 पॉइंट बोलने की कोशिश करते हैं. 1 पॉइंट अकाउंटेबिलिटी, रिमोट सेंसिंग फॉर वीड स्प्रेड, हेल्थ, लेक हेल्थ स्कोर कार्ड, पब्लिक ग्रीवियंस पोर्टल, सर्कुलर इकोनॉमी, प्रमोट कम्युनिटी पॉलिसी कोलैबोरेशन. ऑलराइट, मूविंग ऑन. अब रीजन स्पेसिफिक अप्रोच, क्योंकि मैंने जो क्वेश्चन फ्रेम करा था उसमें मैंने रीजन स्पेसिफिक अप्रोच पे स्ट्रेस करा है, इसलिए मैं एक उसका भी फ्रेमवर्क लेकर आई हूँ. अगर आपके लिए ये ज़्यादा है यू कैन स्किप दिस, बट आप सुन सकते हो एक बार कि अगर यूपीएससी या स्टेट पीसीएस में कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप कैसे एड्रेस करोगे. तो रीजन में पहले हम नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन जो है उसको समझ लेंगे. नॉर्थ ईस्ट में हम क्या करेंगे, सीजनल बैरियर्स लगाएंगे वाटर इनलेट्स के पास ताकि हम हायासिंथ के मैट्स को रोक सकें. ठीक है, सेकेंड इज गंगा ब्रह्मपुत्रा वाला रीजन. गंगा ब्रह्मपुत्रा में हम क्या करेंगे, हम वीड ब्लॉकिंग बैरियर्स लगाएंगे कैनाल्स में हर कुछ किलोमीटर्स के बाद. सेकंड, मोबाइल हार्वेस्टिंग यूनिट्स यूज़ करेंगे, थोड़े छोटे छोटे डाइजेस्टर्स लगाएंगे विलेज में जहाँ पे वीड को एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा. ठीक है. देन थर्ड इज पेनिसुलर टैंक कैस्केड. पेनिसुलर इंडिया में हम क्या करेंगे, पेनिसुलर इंडिया में आपने अगर एंशियंट अच्छी तरह पढ़ा है तो आपको पता होगा कि जो पेनिसुलर इंडिया है वहाँ पे ज़्यादा टैंक्स होते हैं. ठीक है, इवन टेम्पल्स के पास आपको ज़्यादा टैंक्स देखने को मिलेंगे. तो वहाँ पे जो टैंक्स हैं जब इनमें हायासिंथ की ग्रोथ हो जाती है तो उसके कारण क्या होता है, ब्लॉक हो जाते हैं.
तो डीसिल्टिंग करेंगे रेगुलरली, ठीक है। विलेज काउंसिल को बोलेंगे कि मंथली आप स्किमिंग ड्राइव्स रखो ताकि मानसून मंथ में वीड को ज़्यादा रेगुलरली रिमूव किया जा सके। फोर्थ इज केरला के बैक वाटर्स, वहाँ पे क्या करेंगे, टाइड कंट्रोल्ड वीड कर्टन्स लगाएंगे, टाइड कंट्रोल्ड वीड कर्टन्स लगाएंगे। एंड इन अर्बन लेक्स, अर्बन लेक हो गया बेंगलुरु, हैदराबाद, भोपाल, जयपुर, वहाँ पे जब तक सीवेज ट्रीटमेंट नहीं होगा लेक रिजुविनेशन नहीं होगा। ये रूल हम लगा सकते हैं क्योंकि बेसिकली बड़ी सिटीज़ में क्या होता है, एक बार लेक को ब्यूटिफिकेशन के लिए क्लीन करवा दिया जाता है, बट पीछे से जब न्यूट्रिएंट सप्लाई आ रही है, जब इंडस्ट्री एफ्लुएंस आ रहे हैं, जब कहीं से भी कुछ आ रहा है, तो उसके कारण वापस से हाइसिंथ की ग्रोथ होगी। तो बेसिकली हम जो मेन प्रॉब्लम है उसको कभी सॉल्व नहीं कर रहे हैं, हम बस ऊपर ऊपर से सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ऊपर ऊपर से सोल्यूशन नहीं देंगे, हम पहले तो सीवेज ट्रीटमेंट अच्छी तरह करेंगे, उसके बाद लेक रिजुविनेशन की बात करेंगे। सो अनदर, ठीक है। तो ये था हमारे रीजन स्पेसिफिक प्लान। और कंक्लूजन क्या है, वाटर हाइसिंथ कंट्रोल विल फेल इफ इट इज ट्रीटेड एज वन टाइम क्लीनअप। तो वन टाइम क्लीनअप तो नहीं है, ठीक है। आई थिंक आपको समझ आया कि वाटर हाइसिंथ क्या है। अगर आई डोंट नो, सिंस I'm talking to myself right now. So basically, I don't know that if it helped you or not. But let's take 2 minutes. It's 4:52. तो 3 मिनट लेते हैं। 3 मिनट में आप लोग एक शीट लो और लिखने की कोशिश करो जो भी पॉइंट्स आपको याद है। मैं बताती हूँ कि मुझे क्या याद है, ठीक है। एक चीज़ मुझे ये याद है कि वाटर हायसिंथ क्या है। वाटर हायसिंथ बेसिकली एक ऐसा ऑर्नामेंटल प्लांट था जो कॉलोनियल एरा में इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया। सेकेंड थिंग दैट आई नो इज़ कि वाटर हायसिंथ के कुछ इकोनॉमिक चैलेंजेस है। इकोनॉमिक चैलेंजेस में है कि एग्रीकल्चर डिस्ट्रप्शन हो रहा है। सेकेंड इज टूरिज्म और ट्रांसपोर्टेशन इम्पैक्टेड है। थर्ड थिंग दैट आई नो इज़ कि ग्रीन हाउस गैस इमिशन ज़्यादा हो रहा है क्योंकि जो हायसिंथ मैट्स है वाटर, वहाँ पे मीथेन इमिशन ज़्यादा होता है, ठीक है। एंड फोर्थ इज फिशरीज जो है, फिशरी या फिश लाइवलीहुड या फिशरी लाइवलीहुड जो है वो इम्पैक्टेड है। गवर्नेंस में क्या चैलेंज आ रहा है, गवर्नेंस में ये चैलेंज आ रहा है कि मल्टीपल अथॉरिटीज़ हैं, फ्रेगमेंटेड मैंडेट है जिसके कारण अकाउंटेबिलिटी वीकन हो चुकी है, हमारे पास डेटा नहीं है, ठीक है। एंड सॉल्यूशंस पे बात करते हैं। सॉल्यूशंस में वन पॉइंट अकाउंटेबिलिटी रखने की बात कर रहे हैं हम कि एक ही अथॉरिटी जो है अकाउंटेबल हो जाए, ठीक है। फिर उसके बाद हम बोल रहे हैं कि उसके बाद हम बात कर रहे हैं कि डेटा के लिए हम क्या करें, हम रिपोजिटरी बनाएं, डेटा रिपोजिटरी बनाएं, ठीक है, जहाँ पे हमारे पास पूरा प्रॉपर डेटा हो अबाउट वीट मैपिंग, ठीक है। थर्ड थिंग दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इज कि पब्लिक ग्रीवियंस पोर्टल की, पब्लिक ग्रीवियंस पोर्टल, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी का जो पॉइंट है वो आप कभी भी कहीं पे भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। मेजॉरिटी अगर जो गवर्नमेंट और सिटीजन्स के बीच में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनमें अकाउंटेबिलिटी एक मेजर इशू है। तो ऑलरेडी आइडेंटिफाइड आपके पास एक पॉइंट है। दूसरा प्रॉब्लम यह है कि डेटा हमारे पास ऑलमोस्ट मेजॉरिटी चीज़ों का नहीं होता है। तो आप बोल सकते हो कि डेटा की प्रॉब्लम है, बट आपको ध्यान से यूज़ करना। अगर किसी चीज़ में डेटा का ऑलरेडी किसी चीज़ के लिए डेटा अवेलेबल है तो आप वहाँ पे डेटा वाला पॉइंट नहीं लिखो। बट इन जनरल अगर आपको पता है इस चीज़ का डेटा नहीं है तो आप डेटा वाला पॉइंट लिख सकते हो। थर्ड इज पब्लिक ग्रीवियंस पोर्टल बना लो। देन इसको रेगुलर क्लीनिंग, ठीक है। एम्पावर ग्राम सभा, एम्पावर ग्राम सभा, सीवेज ट्रीटमेंट ऑन टाइम। एरिया वाइज अगर आपको मैंने जैसे बोला था डिवाइड करने के लिए, तो 5 एरिया की बात करी थी। एक हमने नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन डिस्कस करा, सेकंड हमने गंगा ब्रह्मपुत्रा वाला, ठीक है। आई होप इट वाज 5, यस इट वाज 5, आई रिमेंबर सो फार। थर्ड इज की पेनिसुलर इंडिया, देन केरला बैक वाटर्स, ठीक है। एंड फिफ्थ इज अर्बन लेक्स। सो दिस इज ऑल अबाउट वाटर हायसिंथ। आई होप कि आपको समझ आ गया हो। आई होप आपके पास एक बेसिक कंटेंट इसके लिए रेडी है। एंड लेट्स मूव टू अनदर टॉपिक।
Now the topic that I want to discuss and talk about is agriculture residue. Agriculture residue, अगर आपको इंग्लिश में रेजिड्यू समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो बेसिकली जो भी बचा कुचा एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में जब मेन प्लांट क्रॉप हम निकाल लेते हैं, यील्ड निकाल लेते हैं, तो उसके बाद जो भी बचा कुचा फील्ड पे है उसको उसको एग्रीकल्चर रेजिड्यू बोलेंगे। ठीक है, अभी हम थोड़ा सा पहले पढ़ लेते हैं कि मैंने लिखा क्या स्लाइड पे। Crop residue management has emerged as a critical agriculture and environmental issue in India. While residue like stubble are valuable as organic matter, their management, particularly through stubble burning, has led to severe air pollution, soil degradation and health concern, making it both a development and governance challenge. So basically crop residue एक एग्रीकल्चरल कंसर्न है इंडिया के लिए, एक एनवायरमेंटल इशू है इंडिया के लिए। ठीक है, रेजिड्यू बोल रहे हैं कि काफ़ी वैल्यूबल चीज़ है, ये ऑर्गेनिक मैटर है और ऑर्गेनिक मैटर काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। पर प्रॉब्लम कब आ रही है? जब हम स्टबल बर्निंग कर रहे हैं, उससे क्या हो रहा है? एयर पोल्यूशन हो रहा है, सॉइल डिग्रेड हो रही है, हेल्थ कंसर्न्स आ रहे हैं। तो दिस इज द एंटायर मैटर। ठीक है, अभी नीति आयोग ने 2023 में अपने एक वर्किंग पेपर में कहा कि इंडिया में हम जनरेट करते हैं 650 मिलियन टन्स ऑफ क्रॉप रेजिड्यू एनुअली। ठीक है, अगर आपको राउंड अप करके मीन्स में डेटा याद रखना तो 600 लिख देना। तो 650 मिलियन टन्स ऑफ क्रॉप रेजिड्यू हर साल जनरेट हो रहा है, विच इज़ अ बिग थिंग। ठीक है, अब पहले तो समझेंगे कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं। जब आपको किसी चीज़ के बेनिफिट्स पता होंगे तो आपको उसके नुकसान भी पता होंगे। ठीक है, अगर आपको पता है कि नहीं पढ़ने से क्या होगा तो आपको पता है कि पढ़ने से क्या होगा। मुझे खुद नहीं पता वैसे। तो बेनिफिट्स एंड एप्लीकेशन ऑफ क्रॉप रेजिड्यू यूटिलाइजेशन। पहली बात यह है कि अगर हम क्रॉप रेजिड्यू को प्रॉपर्ली यूटिलाइज करेंगे तो एयर पोल्यूशन और क्लाइमेट मिटिगेशन में हमें हेल्प करेगा। ठीक है, तो स्टबल बर्निंग को कम करने से PM 2.5, पार्टिकुलेट मैटर 2.5 और ग्रीन हाउस गैस एमिशन कम होगा। एग्जाम्पल के तौर पे समर्थ मिशन मैंडेट करता है कि 5% बायोमास को को फायर करो इन दो थर्मल प्लांट्स। ठीक है, ताकि 15 to 20% CO2 रिडक्शन हो सके। क्योंकि आई होप यू अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड दिस। सेकेंड इज कि ये फार्मर्स की इनकम को सप्लीमेंट करेगा। जो फार्मर्स बेसिकली रेजिड्यू को मोनेटाइज करते हैं वो बेसिकली 3,000 से 6,000 पर एकड़ कमाते हैं और पोटेंशियली ये कोई 20,000 के करीब आपकी एनुअल इनकम का पार्ट बन सकते हैं। थर्ड इज ये रूरल एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप में हेल्प करता है। तो ये CBG प्लांट्स हो गए, लॉजिस्टिक हो गया, तो रूरल जॉब जनरेट होगी। तो नेशनल बायो एनर्जी मिशन कहता है कि 50,000 डायरेक्ट रूरल जॉब्स आप जनरेट कर सकते हो। ठीक है, तो 3 पॉइंट्स फटाफट से याद करने की कोशिश करो। एयर पोल्यूशन और क्लाइमेट मिटिगेशन में हेल्प करेगा अगर हम रेजिड्यू को यूटिलाइज कर लें। दूसरी, फार्मर की इनकम बढ़ेगी। तीसरी, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी। ठीक है, अब एयर पोल्यूशन रिडक्शन में आप कौन सी स्कीम का नाम लिख सकते हो? समर्थ मिशन का। सप्लीमेंट फार्मर इनकम में आप बेसिकली एवरेज डाल देना कि 3 से 6,000 पर एकड़। और रूरल एम्प्लॉयमेंट में नेशनल बायो एनर्जी मिशन। ठीक है, नाउ फोर्थ पॉइंट, एनर्जी ट्रांजिशन में हेल्प करता है और कोल डिपेंडेंस रिड्यूस करता है। ठीक है, तो यूके का जो ड्रैक्स प्लांट है वो 80% बायोमास पे ऑपरेट करता है। इंडोनेशिया टारगेट कर रही है 10% ब्लेंड इन 52 कोल प्लांट्स। तो ऑब्वियसली वी कैन ऑल्सो डू समथिंग, हम भी कुछ ना कुछ कर ही सकते हैं अगर ये लोग कर रहे हैं। फिफ्थ पॉइंट, वेस्ट टू वेल्थ या सर्कुलर इकोनॉमी को प्रमोट कर रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे कि IOCL पानीपत रिफाइनरी जो है वो 2G इथेनॉल बेसिकली जनरेट कर रहे हैं, बना रहे हैं फ्रॉम पैडी स्ट्रॉ। ठीक है, या गोवर्धन स्कीम के अंदर हम 500 CBG प्लांट्स प्लान कर रहे हैं। ठीक है, सिक्स्थ इज सॉइल की हेल्थ इंप्रूव होगी और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रमोट होगा। तो कंजर्वेशन फार्मिंग के थ्रू 8 to 10% जो यील्ड है वो इंक्रीज हुई है पंजाब और यूपी में। तो बेसिकली आई डोंट नो कि ये पॉइंट मैंने इस स्लाइड में या इस टॉपिक में कवर किया नहीं किया है, बट फॉर योर इन्फॉर्मेशन कि बेसिकली जब हम
राइस कल्टीवेशन करते हैं ना, तो उसके बाद सर्दियाँ आ जाती है तो वीट लगाने का टाइम आ जाता है। तो फार्मर्स के पास इतना कम टाइम होता है और लेबर की भी शॉर्टेज होती है, तो प्रॉब्लम ये होती है कि जो बेसिकली वो पीछे जो रेजिड्यू बचा है ना फील्ड में, उसको रिमूव करने का टाइम नहीं होता है। तो वो क्या करते हैं, वो आग लगा देते, तो स्टबल बर्निंग इज बेसिकली दिस। तो वो आग लगा देते जिसके कारण एयर पोल्यूशन होता है, सॉइल डिग्रेडेशन होती है, और दिल्ली का पोल्यूशन इसी के साथ लिंक्ड है। ठीक है, सिर्फ इसी के साथ लिंक नहीं है, और भी फैक्टर्स हैं, बट दिस इज वन ऑफ दोज फैक्टर। ठीक है, 7 पॉइंट इज कि पब्लिक हेल्थ और फूड सिक्योरिटी में हेल्प करेगा। तो एनसीआर में विंटर हेज जो है इज लिंक टू रेजिड्यू बर्निंग, देखो समझा दिया ना मैंने आपको। तो जिसके कारण हेल्थ और इकोनॉमिक कॉस्ट बढ़ जाती है, क्लाइमेट कमिटमेंट और ग्लोबल ट्रेड का पार्ट है। तो बेसिकली हमने क्या बोला, हमने बोला कि हम 45 इमिशन इंटेंसिटी कट करेंगे बाय 2030। इन ऑर्डर टू अचीव दिस वी कैन ऑब्वियसली वर्क ऑन स्टबल बर्निंग। टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पुश की ज़रूरत है। तो पूसा डिकम्पोजर्स जो है वो स्टबल डिकम्पोज करते हैं इन 20 डेज। हैप्पी सीडर एंड टर्बो सीडर जो है ये कंजर्वेशन एग्रीकल्चर को प्रमोट करते हैं। हैप्पी सीडर और टर्बो सीडर इज बेसिकली आई थिंक इट्स अ टेक्नोलॉजी, सो फार एज आई नो। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे करेक्ट कर देना। 10th इज डिसेंट्रलाइज्ड पावर और रूरल एनर्जी एक्सेस में हेल्प करती है। अगर छोटे छोटे बायोमास या बायोगैस प्लांट्स आपने बनाए हुए हैं, ऑपरेट कर रहे हैं विलेजेस में, तो डिसेंट्रलाइजेशन हुई। ऐसा नहीं है किसी सेंट्रल प्लांट से एनर्जी आ रही है, तो छोटे छोटे गांव में छोटे छोटे प्लांट्स हैं, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हुई। रूरल जो एरियाज है उनके पास बेटर एनर्जी एक्सेस आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे प्लांट्स इन छत्तीसगढ़ एंड बिहार। ठीक है, आई होप समझ आ गया हो। अगर नहीं आया है एक और बारी मैं आपके लिए रिपीट कर रही हूँ ताकि अच्छी तरह पॉइंट कवर हो जाए। बेनिफिट ये है, एयर पोल्यूशन कम होगा, क्लाइमेट मिटिगेशन में हेल्प करेगा। सेकेंड पॉइंट इज फार्मर की इनकम बढ़ेगी। थर्ड पॉइंट इज रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी, ऑन्टरप्रेन्योरशिप जनरेशन होगी। ठीक है, एनर्जी ट्रांजिशन में हमें हेल्प करेगा फ्रॉम नॉन रिन्यूएबल टू रिन्यूएबल, आप लिख सकते हैं। वेस्ट टू वेल्थ और सर्कुलर इकोनॉमी का ट्रेंड आएगा, सर्कुलर इकोनॉमी को प्रमोट करेगा। सॉइल हेल्थ को मेंटेन करने में हेल्प करेगा, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर या कंजर्वेशन फार्मिंग में हेल्प कर देगा। पब्लिक हेल्थ और फूड सिक्योरिटी प्रमोट करेगा। एग्जाम्पल दे सकते हैं आप कि एनसीआर में विंटर्स के टाइम पे इसका कॉस्ट बढ़ जाता है, हेल्थ और इकोनॉमिक कॉस्ट बढ़ जाती है। क्लाइमेट कमिटमेंट्स को पूरा करने में हेल्प करेगा। 45% इमिशन इंटेंसिटी को हमें कट करना है बाय 2030। टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में पुश आएगा इससे, क्योंकि जब डिमांड होगी तो सप्लाई ऑलरेडी क्रिएट होगी। अगर आज आप किसी चीज़ की डिमांड कर रहे हैं तो जो लोग बिजनेस माइंडेड हैं, जिनको पता है मार्केट का, दे विल क्रिएट दोज प्रोडक्ट्स जो आपकी डिमांड को मीट कर सकें। सिंपल इकोनॉमिक्स, तो डिमांड क्रिएट करनी पड़ेगी पहले हमें। एंड द 10th पॉइंट इज डिसेंट्रलाइज पावर एंड रूरल एनर्जी एक्सेस। अब हम समझते हैं कि चैलेंजेस क्या आ रहे हैं। समझ तो लिया, हमें समझ आ गया कि स्टबल बर्निंग क्या है, हमें समझ आ गया एग्रीकल्चर क्रॉप रेजिड्यू क्या है, एंड नाउ वी विल अंडरस्टैंड कि इसके चैलेंजेस क्या हैं। पहली बात यह है कि कलेक्शन कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है। इसका मतलब यह है कि हमारे लॉजिस्टिक कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है। तो CEA रिपोर्ट में कहता है कि ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ऑफ पैडी स्ट्रॉ उसकी मार्केट प्राइस से ज़्यादा है। तो ये तो एक हेल्दी इकोनॉमिक आइडिया नहीं है, इसलिए हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा। तो डिसेंट्रलाइजेशन पे काम करना होगा आई गेस इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। सेकंड इज मशीनरी अफोर्डेबल नहीं है। हैप्पी सीडर और की कॉस्ट बेसिकली 1.5 to 3 लाख के बीच में है, और कोई भी एक फार्मर बेसिकली स्मॉल और मार्जिनल वाले तो इन्वेस्ट नहीं करेंगे, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। थर्ड इज सीजनल और रीजनल कॉन्सेंट्रेशन। पैडी स्ट्रॉ जो है अक्टूबर और नवंबर के मंथ में आती है, और बाकी टाइम उस मशीन का वो क्या करेंगे, राइट। लो कैलोरीफिक वैल्यू एंड क्वालिटी इशू। पैडी स्ट्रॉ की हाई सिलिका जिसके कारण ऐश डिस्पोजेबल प्रॉब्लम आती है पावर प्लांट्स में। इसलिए मैंने एक एग्जांपल पढ़ी थी जहाँ पर वो बता रहे थे कि उन्होंने वीट
स्ट्रॉ को यूज़ करते हैं। आई थिंक आगे कवर कर रही है। हाँ, कंपीटिंग यूज़, जैसे कि व्हीट स्ट्रॉ जो है इज़ वाइटल कैटल फील्ड इन वेस्टर्न इंडिया। आई गेस कि अगर आप वेस्टर्न इंडिया में रहते हैं तो आपने ये चीज़ नोटिस भी करी होगी कि सर्दियों के महीने में लोगों के घर पे वो येलो वाली घास लंबी वाली आ जाती है। प्लीज़ बताना कि वही है ना व्हीट स्ट्रॉ, शायद से मैं गलत भी हूँ। 6th इज टाइम कंस्ट्रेंट फॉर फार्मर्स। ऑब्वियसली मैंने आपको बताया कि 10-20 दिन का टाइम होता है राइस वाली और व्हीट वाली के बीच में, तो फिर उसके बाद वो क्या करें। एंड पॉलिसी और मार्केट गैप्स है कि बेसिकली ये SATAT एंड गोवर्धन स्कीम, SATAT का बेसिकली अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन वाली की बात कर रहे हैं, ये स्कीम उस पर बात करती है। और गोवर्धन स्कीम पे लैक ऑफ एश्योर्ड प्रोक्योरमेंट लिंक्स फार्मर्स टू इंडस्ट्रियल वीकली। तो ऐसा नहीं है कि इंडस्ट्रीज उनका प्रोक्योरमेंट करे, उनका बेसिकली वो स्टॉक का प्रोक्योरमेंट करेगी। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो लेट्स डू द पॉइंट्स अगेन। तो हाई कलेक्शन कॉस्ट है जिसके कारण लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ जाती है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑफ पेटी स्ट्रॉ इज ग्रेटर देन इट्स मार्केट कॉस्ट। सेकेंड थिंग इज मशीनरी अफोर्डेबिलिटी। हैप्पी सीडर की कॉस्ट है 1.5 लाख से 3 लाख के बीच में और स्मॉल और मार्जिनल फार्मर की रीच से बाहर है। थर्ड पॉइंट है कि सीजनल और रीजनल कंसंट्रेशन है। तो अगर हमने प्लांट्स लगा भी दिए तो वो बाकी साल के बाकी महीनों में तो अंडर यूटिलाइज्ड रहेंगे। थर्ड इज कि लो कैलोरिफिक वैल्यू होगी। पैडी स्ट्रॉ जो है उसका सिलिका कंटेंट हाई होता है जिसके कारण ऐश प्रॉब्लम आती है और पावर प्लांट्स जो हैं उनको सॉल्व नहीं कर पाते, उनको डिस्पोजल में प्रॉब्लम आ रही है। फिफ्थ इज कि व्हीट स्ट्रॉ के बहुत सारे यूजेस है। व्हीट स्ट्रॉ को बेसिकली फीडर के कैटल फीड की तरह वेस्टर्न इंडिया में यूज किया जाता है। टाइम कंस्ट्रेंट है, वक्त नहीं है फार्मर्स के पास। एंड सेवेंथ इज पॉलिसी और मार्केट गैप। पॉलिसी कुछ कह रही है, मार्केट कुछ और है, सो देयर इज लॉट टू इम्प्रूव। ठीक है, अब समझते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेटा। ये डेटा आप अपने एसे, अपने एथिक्स, अपने इसी एनवायरनमेंट के क्वेश्चन में यूज कर सकें। पहले तो मैंने आपको एक डेटा बताया था जिसमें आप मुझे बताओगे कि नीति आयोग के वर्किंग पेपर में इन द ईयर 2023 कितनी क्रॉप रेजिड्यू एनुअली इंडिया प्रोड्यूस करता है। यू हैव टू टेल मी नाउ। अकॉर्डिंग टू फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन कॉर्पोरेट स्टैटिस्टिकल डेटाबेस, तो FAO STAT आप कर लेना आगे, कॉर्पोरेट स्टैटिस्टिकल डेटाबेस के हिसाब से क्रॉप रेजिड्यू बर्निंग इन इंडिया कॉन्ट्रीब्यूट टू 23 मिलियन टन्स ऑफ CO2। तो इसका मतलब है कि स्टबल बर्निंग से हम कोई 23 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहे हैं। सेकेंड थिंग इज कि स्टबल बर्निंग से बहुत ज़्यादा हार्मफुल जो बेसिकली केमिकल्स नहीं गैसेस रिलीज होती हैं, आई एम सॉरी। तो पार्टिकुलेट मैटर हो गया, मीथेन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। ठीक है, उसके बाद ICAR और IARI ने लिंक करा है इट टू 17 to 78% ऑफ PM2.5 लेवल इन दिल्ली NCR स्मॉग। तो 17 से 70% जो आपको दिल्ली NCR में स्मॉग दिखती है विंटर्स में, उसका उसमें जो PM2.5 है वो इसी के साथ लिंक्ड है। CSE ने कहा कि 10 kg एग्रीकल्चर रेसिड्यू से आप 1 किलो बायोगैस बना सकते हो। ठीक है, IOCL पानीपत में ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ कि वो पैडी स्ट्रॉ यूज़ कर रहे हैं। ओके, और 2023-24 के बजट में 10,000 करोड़ रुपए अलॉट करे गए थे फॉर इंस्टॉलिंग अराउंड 500 बायो CNG प्लांट्स अंडर द गोवर्धन स्कीम। अब कंक्लूजन पे काम करते हैं। हर एक टॉपिक आप जो पढ़ रहे हैं कोशिश करें कि उसका 1 लाइनर कंक्लूजन आप लिख सकें। अगर आप नहीं लिख सकते स्टार्टिंग में आप मेरे साथ प्रैक्टिस करें एंड slowly and gradually we will do it. So effective crop residue management is not just environmental necessity but एक अपॉर्चुनिटी है हमारे पास ताकि हम क्लीन एनर्जी को जनरेट कर सकें, फार्मर की इनकम को इम्प्रूव कर सकें और इंडिया की कमिटमेंट्स को एडवांस कर सकें टुवर्ड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट गोल।
तो बेसिकली क्रॉप रेजिड्यू सिर्फ एक एनवायरमेंटल या एग्रीकल्चर प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारे पास एक इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी है, एक तरीका है जिससे हम अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को फुलफिल कर सकते हैं और क्लीन एनर्जी को जनरेट कर सकते हैं। अभी वीडियो ख़त्म नहीं होगी, एक दो चीज़ आपके साथ और डिस्कस करनी है। दो मैं होप कर रही थी कि हम ज़्यादा टॉपिक डिस्कस करते, बट टू बी ऑनेस्ट किसी को कोई चीज़ समझाने में बहुत ज़्यादा एफर्ट लग रहे हैं and I'm doing it after a very long time, so obviously I'm tired. I'm sorry, but let's do it. गोवर्धन स्कीम 2018 में लॉन्च करी गई थी मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा। अभी ये अपने फेज 2 में है, ठीक है। तो ये फोकस करती है बायोगैस और कंप्रेस्ड बायोगैस। अब मैं आपको बताती हूँ बायोगैस और कंप्रेस्ड बायोगैस का थोड़ा सा। बेसिकली जब हम गैस बायोलॉजिकल मटेरियल से, बायोमास से बना रहे हैं, एग्रीकल्चर रेजिड्यू वेस्ट से बना रहे हैं, तो उसको बायोगैस कहते हैं। पर जब उसमें मीथेन का कंटेंट अराउंड 90% से ज़्यादा होता है तो उसको हम कंप्रेस्ड बायोगैस कहते हैं। तो आई होप आपको अब समझ आ गया हो कि बायोगैस और कंप्रेस्ड बायोगैस में क्या डिफरेंस होता है। कभी कभार चीज़ें हमारे सामने होती हैं बट हम थोड़ा सा इग्नोर कर देते हैं, अदरवाइज हम सबको सब पता है। पार्ट ऑफ SATAT इनिशिएटिव, मैं इसकी फुल फॉर्म भूल चुकी थी पीछे, सो I'm correcting myself now. Sustainable alternative towards affordable transportation. मुझे पता है affordable transportation के अराउंड कुछ है, but I forgot. So I'm sorry. Waste to wealth प्रमोट कर रहा है हम गोवर्धन स्कीम के अंदर, ठीक है। थर्ड इज कि हम 500 और बायो CNG प्लांट्स बनाने की बात कर रहे हैं और 200 बायोगैस क्लस्टर्स बनाने की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये तो हो गया गोवर्धन स्कीम के बारे में। So the another scheme that we have to understand and discuss is National Bioenergy Program. पिछली कुछ स्लाइड्स में हमने इसके बारे में बात करी थी। आपको सबसे पहले इसके नोडल मिनिस्ट्री के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है पता हो, प्री में भी आपको हेल्प करेगा कि मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंडर है। की कॉम्पोनेंट्स है इसके वेस्ट टू एनर्जी प्रोग्राम, बायोमास प्रोग्राम, बायोगैस प्रोग्राम। अब डिफरेंस मैं आपको बताती हूँ। जो ये वेस्ट टू एनर्जी प्रोग्राम है, जितना मुझे समझ आया, मे बी आई एम रॉन्ग, वो पावर जनरेशन की बात कर रहा है फ्रॉम अर्बन, इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर वेस्ट से, ठीक है। जो बायोमास वाला है वो फोकस कर रहा है ऑन शुगर मिल्स एंड इंडस्ट्रीज पे, एंड जो बायोगैस वाला प्लांट है वो फोकस कर रहा है रूरल एरियाज पे, तो मीडियम और लार्ज स्केल बायोगैस प्लांट्स पे, ठीक है। दिस इज बेसिकली ऑल अबाउट। एंड ये जो हमारी अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन वाली स्कीम थी, इसके 4 ऑब्जेक्टिव हैं कि हमें 62 मिलियन मैट्रिक टन्स ऑफ वेस्ट जनरेटेड एवरी ईयर इन इंडिया, तो हमें इसको यूटिलाइज करना है। तो 62 मिलियन मैट्रिक टन्स ऑफ वेस्ट इंडिया में जनरेट हो रहा है, ये आप अपने ऐसे में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हमें अपनी इम्पोर्ट डिपेंडेंस को रिड्यूस करना है, जॉब क्रिएशन को सप्लीमेंट करना है। तो ये वाले जो प्रोग्राम्स हैं छोटे छोटे, इनमें भी बहुत सारे लोगों को हम जॉब अपॉर्चुनिटीज़ दे सकते हैं। व्हीकलर एमिशन को रिड्यूस करना है और बर्निंग ऑफ एग्रीकल्चर वेस्ट को भी कम से कम करना है, ठीक है। अभी दिस इज अनदर टॉपिक, आगे जो ई वेस्ट वाला वो अलग सा टॉपिक है, वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड आई होप आपको कुछ ना कुछ आप सीख कर जा रहे हो इस वीडियो से। अगर आपको किसी भी तरीके से इस वीडियो ने हेल्प करी है और आप कोई भी इम्प्रूवमेंट इस वीडियो या आने वाली वीडियोस में चाहते हैं, so please do let me know in the comment section. Thank you for your time, thank you for your patience, and I'll see you in the next video.